ऑल राइट, सो वेलकम अगेन टू दिस वंडरफुल वीडियो। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, जो बेसिकली बहुत ही कोर और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से हम समझने वाले हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने इस कोर्स में एक बार बात की थी एक बुक की, वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें बहुत अच्छी तरह बताई गई है, जिस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है और जिसको और अच्छी तरीके से अपडेट किया गया है मिस्टर वॉरेन बफेट द्वारा, राइट। तो भैया, वैल्यू इन्वेस्टिंग को आखिर इतना फोकस क्यों दिया गया है? अगर मैं आपको बहुत ही शुद्ध, बहुत ही देसी और बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, देखिए, एक कंपनी है, मैं एग्जांपल लेता हूं तो आप एग्जांपल से प्रॉपरली समझ पाएंगे कि क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब मैं बोलता हूं एक कंपनी है जिसके पास काफी अच्छे एसेट्स हैं, काफी बढ़िया रेवेन्यू कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब एकदम अच्छी चीज चल रही है, मुनाफा हर साल बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मैनेजमेंट बढ़िया है, हर एक चीज बढ़िया है, लेकिन वो उसके शेयर प्राइस में शो नहीं हो रहा है। अब शो क्यों नहीं हो रहा है? बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का उस पर ध्यान नहीं होगा, बहुत लोग उस कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बाहर का पैसा नहीं आ रहा है, अंदर का पैसा नहीं आ रहा है, बहुत अलग अलग चीजें, कुल मिला के उसकी डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जो हम धीरे धीरे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। अब वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है? वैल्यू इन्वेस्टर सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जो हम सीखेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, आराम से सीखेंगे। उसने फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसने रेशियोज देखे, उसने चेक किया कि मुनाफा कितना है। अब भैया, अगर फंडामेंटल एनालिसिस को भी मैं अगर बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, देसी भाषा में ब्रेक डाउन कर दूं, तो कुल मिला के क्या है मालूम है आपको? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? आप चेक कर रहे हो कि भैया कंपनी कितना अच्छा मुनाफा कर रही है, कंपनी आने वाले टाइम में क्या क्या कर सकती है, कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी के बारे में क्या क्या बोल रहा है, अभी वो सस्ती है या महंगी है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी कितना अर्निंग्स जनरेट कर रही है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, भैया जो हम पैसा निवेश कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी ने पैसा डाला है उस पर कितना पैसा जनरेट कर रही है। कुल मिला के सिंपल सरल भाषा ये है कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मजा आ जाएगा। बस थोड़ा आराम से सीखते हैं, चलो। अब भैया, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में हम हर एक चीज समझते हैं, की कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, तो शुरू करते हैं। देसी भाषा में समझ गए आप क्या होता है? देसी भाषा में भैया, आप एक कंपनी में निवेश करते हैं जिसका किसी पे ध्यान नहीं है, उस एक्सपेक्टेशन से कि आने वाले कुछ सालों में लोगों की इसकी अहमियत समझ आएगी और इसका प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड ऊपर जाएगी, तो मैंने जो निवेश किया हुआ है वो ऊपर बढ़ जाएगा, साथ में कुछ डिविडेंड भी मिल जाएगा। अब हम समझते हैं, ये जो हमने लिख के रखा है, मेहनत किया लिखने में, पीडीएफ बनाई है, तो वो भी समझ लेते हैं, है ना। शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मजा आने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं, इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। Value investing is an investment strategy where investor seeks to purchase stocks that are undervalued by the market. The idea is to find companies whose stock prices are lower than their intrinsic value. Intrinsic value है, क्या होती है? Meaning the true worth of the company is higher than what the market currently reflect. ये जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए कंपनी की, वो ज्यादा होनी चाहिए जो अभी मार्केट में है उससे। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ आएगा। एक कंपनी, सब बढ़िया चल रहा है, मुनाफा बढ़िया, रेवेन्यू बढ़िया है, ऑपरेशंस हर एक चीज बढ़िया चल रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम निकालते हैं, जो होना चाहिए वो है 200 रुपए होना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट ने उसको 100 रुपए पे रखा हुआ है। तो ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? भैया, ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यूएशन निकालता हूं इसके मुनाफे के हिसाब से, तो 200 रुपए आ रहा है, लेकिन अभी है 100 रुपए, इसको बोलेंगे अंडर वैल्यूड। एग्जाम्पल दिया, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Over time, the market is expected to recognize the company's true value, leading to an increase in stock price, allowing the investor to make profit. देखो क्या होता है ना, वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया बात लगती है, वो मैं बड़े प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ, समझ के ऑफ कोर्स। वो बोलते हैं कि यार देखो, शॉर्ट टर्म में मार्केट ना बड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, न्यूज के ऊपर है, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना जो शेयर प्राइस है वो कंपनी के प्रॉफिट्स को पीछा करता है, कंपनी के प्रॉफिट्स का पीछा करता है। क्या मतलब है भैया? एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ रहा हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म भागेगा, उसके पीछे ही जाएगा शेयर प्राइस। ये हमको हमेशा याद रखना है, वही होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। सिंपल है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है
इंपॉर्टेंट तो सब है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों ना बहुत अच्छी तरह समझना है। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू नाम से तो बड़ा खतरनाक लग रहा है सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्या है, आराम से समझा देना। देखो बहुत आराम से समझाते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ कंपनी, ये रियल वैल्यू है कंपनी की, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग इट्स फंडामेंटल सच एज अर्निंग्स, कमाई कितनी हो रही है, डिविडेंड्स कितना पे आउट हो रहा है, कितना पे आउट दे रही है कंपनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में क्या ग्रोथ आने वाली है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एंड फाइनेंशियल हेल्थ की भी सब सही चल रहा है, कैश फ्लो सही चल रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो सही है, फाइनेंसिंग सही है, इन्वेस्टिंग सही है, समझेंगे, चिंता मत करना। तो ये सब सही है। पहली चीज, value investor aims to buy stocks when the market price is below their intrinsic value, below this intrinsic value। देखो, मार्केट ने उसको अभी इतना वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होनी चाहिए और है कुछ और, इसलिए लोग खरीद लेते हैं उस एक्सपेक्टेशन पे कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्राइस ऊपर जाएगा। मेन फंडामेंटल एनालिसिस करके वो देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बोला है, वो हम समझेंगे, उसके बाद हो सकता है आपको ये सेक्शन दोबारा देखना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोबारा देख लेना, मजा ही आने वाला है, देख ही सकते हो, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको मैं बोलता हूं MOS, मॉस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया मार्केट में। मार्केट में जब फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, तो अच्छे खासे लोग डर जाते हैं, अच्छे खासे लोग कांप जाते हैं कि यार मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। जब ऊपर जाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता, जब नीचे जाता है तब लोग डर जाते हैं। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देख लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर लुक फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी which means buying stocks at a price significantly below their intrinsic value। जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पे शेयर खरीदते हो, जो गैप बचता है इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप बोलोगे सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो? नहीं, देखो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेना, बहुत आसान भाषा में समझ जाओगे MOS क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट की होनी चाहिए 200 रुपए, शेयर का भाव, एक कंपनी है, एक्स कंपनी, उसका भाव होना चाहिए 200 रुपए, लेकिन अभी है 100 रुपए। एमओएस कैसे निकलेगा? 200 माइनस 100, 100 इक्वल्स टू, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो बीच का जो 100 रुपए का गैप है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप कम दाम पे खरीदेंगे और कल को शेयर प्राइस नीचे जाता है उससे, तो आपका इतना लॉस होगा नहीं। क्यों? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोवाइड्स अ कुशन अगेंस्ट एरर इन कैलकुलेशन और अनएक्सपेक्टेड मार्केट डाउनटर्न। समझ गए? आसान है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे खरीदोगे तो भैया ऊपर जाने का ही चांस है ना। अब देखो मार्केट, अब इसका मतलब ये नहीं कि शेयर नीचे नहीं जा सकता, उससे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जब आप ऑलरेडी कम पे खरीद रहे हैं, कहते हैं ना जब आप वर्स्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बेस्ट ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ गलत नहीं हो सकता है। मार्केट यही है। देखो यार, आपको बिहेवियर मैनेज करना पड़ेगा, जो हम समझेंगे। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड पूरा सेक्शन है जहां पे हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन बिहेवियर तो मैनेज करना पड़ेगा। हमारा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है इस कोर्स को लेके कि आप खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। टिप नहीं दे रहा हूं कि यहां से खरीद लो, इसको बेच देना, कॉल पुट, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं करता ही नहीं हूं ये। मेरा काम सिंपल है, मेरा मकसद ये है, मेरा मिशन ये है, मेरा विजन ये है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता पाऊं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बता पाऊं कि कितनी आसान है समझना, बस बिहेवियर को मैनेज करना है। ठीक है, समझ गए? आसान है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भैया, मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं, हम एक बार बात हो रही थी, हम एक बार जा रहे थे मथुरा वृंदावन, ठीक है, 4 दोस्त थे हम लोग, जा रहे थे तो हमारी बात निकली स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो मेरा दोस्त बोला यार विपिन, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते करते, मेरे को फरारी खरीदनी है, मेरे को बड़ा घर करना है, मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, मैं क्या बुढ़ापे में घूमूंगा? मैं बोलूंगा भाई बुढ़ापे में भी नहीं घूम पाएगा, ये सोचेगा तो बोलेगा भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं, अपन को क्विक चाहिए कि 6 महीने में 1 साल में तू बता पैसा डबल हो। मैंने कहा भाई ऐसा होने लगा तो फिर बात ही क्या थी, क्यों बोलते हैं हम ये सब चीजें? फिर सब वही करते हैं ना, फिर तो लोग एफडी में क्यों डालते पैसा, गोल्ड क्यों खरीदते हैं, सब वही डालते पैसा स्टॉक मार्केट में। ऐसा अगर होता तो ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्यों है, समझो बात को। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी को बढ़ने में टाइम लगता है, कंपनी खुलती है, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मार्केट में उतारती है, चले ना चले वो एक और क्वेश्चन है। उसके बाद कंपनी मुनाफा कमाती है, उसके बाद मुनाफा डबल होता है, तब जाके शेयर प्राइस डबल होता है। दोस्त, एक बिजनेस कर रही है ना कंपनी, शेयर के पीछे क्या है? एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, वही तो है शेयर मार्केट, और क्या। लोग कंफ्यूज करते हैं कि जुआ है, सट्टा है, अरे कुछ नहीं है भाई, कंपनी का खेल है। एक कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। एग्जांपल लेता हूं, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, कोई भी टिप्पणी है, HDFC बैंक एग्जांपल, ठीक है।
HDFC बैंक लोगों को लोन दे रही है, लोग लोन लेते हैं, वो लोन का अमाउंट तो वापस करते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो HDFC बैंक में खाता खुलवाते हैं, बहुत सारे लोगों का खाता होता है, अब उनको ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पे, तो बैंक को जो ब्याज मिलता है उसमें से थोड़ा ब्याज वो सेविंग अकाउंट वालों को देते हैं, और जो बचता है वो उसकी इनकम है। अब इनकम बढ़ेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, सिंपल है, ये तो बिजनेस है भाई, यही बिजनेस है और कुछ नहीं है। तो हमेशा हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है। क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं एक बार। Value investing requires patience as it often takes time for the market to realize the true value of a company। देखो true value कंपनी की ना आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें पेशेंस है ना तो हम टिके रहेंगे जब तक हमारी वेल्थ क्रिएट ना हो। इन्वेस्टर्स नीड टू विलिंग टू होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म, समटाइम्स इवन ईयर। यस, ईयर्स ही है, ईयर्स ही होते हैं, समटाइम्स क्या होता है, ठीक है, समझ गए। नीचे की तरफ आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। रीड करो जब तक पानी पीता हूं मैं। हाँ जी भैया, नोट्स बना रहे हो, डायरी पेन है साथ में, मजा आ रहा है, आगे बढ़े। अब भी आप बोलोगे सर फंडामेंटल एनालिसिस अभी तक हमने सीखा नहीं, ये क्या है आपका, ये आप बोल रहे हो पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड और स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्या है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से समझ लेंगे। अभी समझ लो भाई, फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर करता है कंपनी को देखने के लिए, कंपनी महंगी है सस्ती है, कंपनी का ROE कैसे है, कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, वो हम समझेंगे, चिंता मत करो। अभी आप ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। Value investor rely on fundamental analysis to evaluate a company's financial statements, management quality, business model, and competitive position in the industry. They focus on metrics like price to earning ratio, PE ratio, price to book value, price to book ratio, and dividend yield. अभी मैं बोलूंगा आप ये टर्म्स याद कर लो, अभी समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, खचर पचर हो जाएगा, इसको हम आराम से समझेंगे। ये समझ लेना कि पी रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी आपको महंगे में मिल रही है या सस्ते में मिल रही है, ये याद रख लो बस, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में इस पे अपन ने बात की थी। क्या होता है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच? बी वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑफन इन्वॉल्व गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। एक वॉरेन बफेट का कोट है, मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, पहले मैं बालों को साइड ठिकान लगा दूंगा, ठीक है। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही बढ़िया कोट है, वो बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी। आप लालची हो जाओ जब मार्केट डरा हुआ है, और आप डर जाओ जब मार्केट लालची हुआ पड़ा है। इस कोट को याद रखना। अभी वो ये कह रहा है भाई, जब मार्केट गिर रहा है तो आप लालची हो जाओ क्योंकि चीजें सस्ते में मिल रही हैं आपको, जब मार्केट महंगा है तो आप डर जाओ। ये जो चीजें बोल रहा हूं ना मैं, हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, अभी आपको कुछ कुछ लगे कि यार क्या बता रहे हो सर, मतलब लालची हो जाओ और डर जाओ, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि एजुकेशन पर्पस से कोर्स सीखोगे ना, माइंड ओपन करके, तो मजा आ जाएगा आपको, इतना बढ़िया चीज इस कोर्स में सीखने वाले है ना। शुरू करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। ऑल्दो वैल्यू इन्वेस्टिंग एम्स टू रिड्यूस रिस्क बाय परचेसिंग अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कम दाम पे शेयर खरीदते हैं। रिड्यूस रिस्क फर्स्ट। It's important to remember that no investment is without risk। भैया रिस्क होता क्या है स्टॉक मार्केट में? हो सकता है कंपनी बंद हो जाए जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इस कोर्स में हम इस तरीके से सीखने वाले हैं कि आप प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाएं, ताकि ऐसी कंपनी आप चूज ना करें जो बंद होने वाली है ना। बाकी रिस्क तो रहता है, रिस्क तो हर जगह है, आप घर में वहां पे भी रिस्क है, रिस्क हर जगह है। एक बार किसी ने बात बोली थी, मेरे को याद है, कहते हैं कि आप बताइए घर में रिस्क ज्यादा है या पहाड़ों पे जब आप ट्रैकिंग करने जाते हैं वहां रिस्क ज्यादा है? तो एक बंदे ने बोला सर पहाड़ों में हम जहाँ ट्रैकिंग करने जाते हैं वहां रिस्क ज्यादा है, गिर सकते हैं, मतलब दिक्कत आ सकती है, कभी वेदर चेंज हो जाए, कभी बर्फ पड़ जाए, कभी पानी ज्यादा आ जाए। सर ने कहा बिल्कुल बढ़िया। सर ने बोला लेकिन जो जहां आप घर पे रह रहे हो ना वहां ज्यादा रिस्क है। स्टूडेंट बोलता है क्यों? सर बोलते हैं कि भैया तुम घर पे बैठे बैठे ही घुट घुट के मर जाओगे, बाहर दुनिया देख ही नहीं पाओगे। उससे बड़ा डर है क्या, उससे बड़ा रिस्क क्या है कि आप दुनिया में आए, आपने दुनिया नहीं देखी। आप बोलोगे सर ये ट्रैवल की चीजें, देखो क्या कोई कहीं बात बात पे कुछ चीजें याद आ जाती तो शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मजा आता रहे, है ना। ऐसा नहीं लगे कि सर रिस्क की बात है तो रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, रिस्क इज एवरीवेयर। अब भैया मैं साथ में ना मैं ट्रैवल भी करता हूँ, आपको बता, ट्रैवल की बात निकली है, मैं आपको ही बोलूंगा कि आप ट्रैवल करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बिहेवियर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है,
जहां पे मैं ट्रैवल की बात थोड़ी सी छेड़ूंगा, मेरे को ट्रैवल से स्टॉक मार्केट में बड़ी मदद हुई है। कैसे हुई है सर बोलोगे? सर ट्रैवल से स्टॉक मार्केट में हुई है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा नजरिया अलग हो जाता है बस, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? तो ट्रैवल भी करते रहना, लेकिन देख के रखना कि चीजें सही है, फालतू का रिस्क नहीं लेना है ना। चलो ऑल राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है। मेन वैल्यू इन्वेस्टर यही करता है कि रिड्यूस करता है रिस्क, शेयर को कम दाम पे खरीदने के लिए। बट रिस्क हर जगह है। केयरफुल एनालिसिस एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या रहता है सर? ये बड़े बड़े वर्ड आपने डाले हुए हैं। वॉरेन बफेट एक और कोट कहते हैं। आप लोगों से वॉरेन बफेट ने कितने कोट किए, कहाँ लिखे हुए, आप कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ के सुना रहे हो? नहीं याद है, कुछ कुछ तो याद है। वॉरेन बफेट कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में अपने पूरे अंडे मत रखो। अगर बास्केट गिर गई तो पूरे अंडे टूट जाएंगे। सर बास्केट अंडे, फिर आप अलग अलग चले जाते हो, कहीं ट्रैवल चले जाते हो, कहीं बास्केट अंडे, नहीं समझो। वॉरेन बफेट कहते हैं अपना पूरा पैसा एक जगह निवेश मत करो। अगर पूरा वो एक जगह डूब गई तो पूरा पैसा डूब जाएगा। पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो, अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर लो, कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर लो। सब कंपनियां नहीं डूबती है ना। तो उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन को बोला गया है, ठीक है। तो वो आपका रिस्क कम करने में आपकी मदद करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो ये सीखते रहो, बस मैं इन डेप्थ ही समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। अब यहाँ पे एग्जांपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग के। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट इन कोका कोला, राइट? बफेट इन्वेस्टेड इन कोका कोला व्हेन इट्स स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड, बिलीविंग इन द कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड and future growth potential. Over time the stock price increased and Buffett investment paid off handsomely. उनको डिविडेंड्स ही बहुत मिलते हैं इससे। एक छोटी सी लर्निंग एक्टिविटी देता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, कोई भी रिकमेंडेशन है, टिप नहीं है, एजुकेशन पर्पस है। तो कोका कोला का ना आपको ये कॉपी करके गूगल पे डालना है। क्या डालना है? वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट इन कोका कोला, और नीचे बताना है कि वॉरेन बफेट ने कितना निवेश किया था और आज उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है? बस छोटी सी लर्निंग एक्टिविटी करना। तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे यूएस में, लेमन ब्रदर क्राइसिस। उस टाइम पे शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था। क्या लिखा हुआ है ये? Many stocks were sold off heavily, leading to significant undervaluation. Value investors who identified strong companies with temporarily low prices and bought their stocks benefited as the market recovered. भाई वही बात है, वॉरेन बफेट का कोट है, जब सब डरे हुए हो तब लालची बढ़ जाओ। लेकिन प्रॉपर सीखो पहले, देखो प्रॉपर निवेश करो यहाँ पे, फिर लालची बनना। ऐसे लालची मत बनना, हर कोई निवेश नहीं करना अपने को, ठीक है? समझ आ गया? नीचे की तरफ बढ़ते हैं। समरी क्या है ओवरऑल ये पढ़ लेना आप। अब एक तरीका बताता हूं मैं आपको, समरी पढ़ लूं मैं आपके लिए, चलो पढ़ लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच दैट रिक्वायर्स थॉरो रिसर्च, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म माइंडसेट बाय फोकसिंग ऑन बाइंग स्टॉक एट अ डिस्काउंट टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छे फंडामेंटल वाले, ठीक है? वैल्यू इन्वेस्टिंग एम टू अचीव सब्सटेंशियल रिटर्न विथ अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क ओवर टाइम। सिंपल है, सस्ती, जब शेयर का भाव सस्ता है, कोई इसको देख नहीं रहा, तब वैल्यू इन्वेस्टर निवेश करता है। ये थी हमारी पहली इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब भैया अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, बोलेगा सर आपने इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड्स यूज किए हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, समझ नहीं आया। चिंता की क्या बात है दोस्त, आपके लिए हमने ऐड किया है, 5th क्लास का स्टूडेंट भी समझ जाएगा, लिखा भी हुआ देखो। अब ये क्या है? ये एक टॉय अब बनी हुई है, यहाँ पे एक छोटी सी लिखी हुई है एक लाइन। क्या लिखी हुई है? वैल्यू इन्वेस्टिंग इज लाइक शॉपिंग अ टॉय दैट्स ऑन सेल। वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा है, एक खिलौने पे सेल लगी हुई है तब आप उसको खरीदते हैं। छोटी मोटी सेल नहीं, अच्छी सेल, कि भैया खिलौना 200 रुपए का आपको मिल रहा है 50 रुपए का, वो सेल। यू लुक फॉर अ गुड टॉय दैट सेलिंग फॉर अ लोअर प्राइस देन इट शुड बी। भैया 200 रुपए का खिलौना है, 50 का मिल रहा है, खरीद लो। You buy it because you believe its price will go up later, so you can get more value for your money. Simple है। अब यहाँ पे आप खिलौने को बेचोगे नहीं, ऑफ कोर्स। अगर कोई बच्चा ले रहा है खिलौना, अगर उसको सस्ता भी मिल रहा है, हाँ भैया 200 का खिलौना है, 20 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 50 का मिल रहा है, तो बेचेगा तो नहीं ना। लेकिन उसको ये रहेगा कि मेरे पैसे की मेरे को सही वैल्यू मिल गई। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि भैया आपके पैसे का आपको सही इन्वेस्टमेंट मिल गया। समझ आ गया? All right, that's it for the video and I hope आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। अब एक देखो बात मैं हर वीडियो में बोलूंगा, यहां निवेश करो। वॉरेन बफेट से पूछा था ना किसी ने कि भैया आपने सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहां किया, उन्होंने बोला मैंने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे किया है, अपने माइंडसेट पे किया है,
अपनी ब्रेन में किया है, अपनी एजुकेशन में किया है, उसी ने मुझे अभी तक अपने बेस्ट रिटर्न दिए। अब देखो बात ये हो गई कि गला भी लग गया बात करते करते, तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस यही बोलूंगा नॉलेज में निवेश करते रहिए, अच्छी तरह सीखो। डायरी और पेन, नोट पेन हमेशा लेके बैठना प्रॉपरली समझने के लिए। देखो क्या है ना, लिखते रहोगे तो चीजें समझ आती रहेंगी, मजा आता रहेगा, दिमाग में जाता रहेगा। जहां तक की बात रही हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की, उसको भी हम सीख ही लेंगे आने वाले सेक्शन में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन आप अपनी लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें, आपको याद है क्या लर्निंग एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करें और इसको भी रीड करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।